नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम। काशी की धरती से मैं एक बार फिर आपके समक्ष लाइव आया हूँ और फिर से बहुत शॉर्ट नोटिस या बहुत कम समय आपको देकर आया हूँ। उसके लिए खेद है, लेकिन फिर भी आया हूँ। साथियों, आज महत्वपूर्ण दिवस है और अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दो दिवस है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय शुद्ध स्वदेशीय आदिकाल का ये दिवस है और उसको संबोधित करने के लिए, उस पर कुछ बात करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। नमस्कार सभी को। साथियों, आप जानते हैं कि आज पूरे दिन भर हम लोगों ने योग दिवस के रूप में मनाया है। देश के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में। और कल ही मैं अपने पैतृक गांव, जो देवरिया के सलेमपुर के पास बनकटा मिश्र गांव के नाम से प्रसिद्ध हैं, जहां रैनाथ ब्रह्म का पुण्य स्थली है, जहां मेरे पूर्वज रहा करते थे, मेरे पिता का जन्म भूमि है, वहां पर मैं 2 दिन निवास करके कल ही लौटा हूं काशी। और काशी लौटने का आशय था आज का योग दिवस में हिस्सेदारी करना। साथियों, 2 दिनों तक गांव में, अपने पैतृक गांव में, हमारे परम पूज्य आदरणीय प्रातस्मरणीय पिताजी पंडित आद्या प्रसाद मिश्र का पुण्यतिथि थी 18 जून। उस दिवस पर हमने यही काम किया जो इस बार के योग दिवस का थीम है, यानी वहाँ के सबसे वृद्ध व्यक्ति का, अपने गांव का, अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर सम्मान करना। ये मेरा मूल ध्येय था। मैंने वो किया और साथ ही साथ भारत की सतत परंपरा अनुसार पर्यावरण का संरक्षण का संकल्प लिया और अपने बड़ों का सम्मान करके हम लोग सब परिवार वापस आए कल। और आज मैं आपके समक्ष इसी ड्रेस में, जिसमें मैंने सुबह आज पूरी दुनिया के साथ तालमेल बैठाते हुए योग, अपने मगध भवन में योग किया सब परिवार। और आज हमको लगा कि जो एक थीम है इस बार की, वह है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, यानी योग फॉर एजिंग पॉपुलेशन। ये एक वैश्विक अभियान है और एक मेरे विषय से जुड़ा हुआ है। मैं अभी अपने भाभी लोगों से बात कर रहा था तो मैंने कहा कि पॉपुलेशन स्टडीज़ में पढ़ाता हूँ विगत कई वर्षों से। उस पॉपुलेशन स्टडीज़ का जो सबसे बड़ा चैलेंज है 21st सेंचुरी का, वो है एजिंग, यानी दुनिया धीरे धीरे बुजुर्ग हो रही है। भारत भी आने वाले समय में बुजुर्ग होगा और बुजुर्गावस्था में क्या चुनौतियां हैं, इस पर सबको मिलजुल कर सतर्क रख के अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ऐसी योजना बनानी चाहिए। इसीलिए इस बार का थीम बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने कहा कि मैं लाइव आऊँगा। साथियों, जो ये सदी चल रहा है ना, ये सबसे बड़े जनसांख्यिकीय परिवर्तन का सामना कर रहा है और वह है पॉपुलेशन एजिंग, यानी जनसंख्या का वृद्धावस्था की ओर बढ़ना। उसको कहते हैं पॉपुलेशन एजिंग। पूरी जनसंख्या एक साथ वृद्ध हो रही है। इसीलिए इस समय वर्तमान में भारत सबसे युवा जो देश है, इसीलिए विकसित भारत @2047 की सब परिकल्पना है कि हम 25 से 30 वर्ष ही केवल युवा रहेंगे, उसके बाद भारत भी वृद्ध हो जाएगा। और इसीलिए चिकित्सा विज्ञान की प्रगति, जीवन प्रत्याशा, जिसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है, सब विषय है, उसमें वृद्धि
तथा जन्म दर में कमी के कारण पूरे विश्व में वरिष्ठ नागरिकों यानी वृद्धों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस का यह अपील है इस बार का थीम। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार वर्ष 2050 तक, यूनाइटेड नेशंस खुद सोच के थीम देता है, वर्ष 2050 तक 60 वर्ष की आयु की जनसंख्या साथियों लगभग दोगुनी हो जाएगी, दुगनी। और ऐसे समय में आज जो दिन भर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कोलकाता से लीड कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग या योग फॉर एज हेल्दी एजिंग, ये बहुत ही प्रासंगिक था और बहुत दूरदर्शी रहा। हम इसके लिए यूनाइटेड नेशंस को और अपने देश के प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं। साथियों, ये मैं योग करने के लिए मैंने ये पहना था, ये लगाया इसलिए क्योंकि काशी में आ गया हूँ। काशी शिव की नगरी है, त्रिशूल देख रहे हैं, महादेव की नगरी है। और हमको पूरा यकीन है कि हम लोग को हमारा ये मानना है या पूरे काशीवासियों का मानना है कि शिव से बड़ा योगी धरती पर कोई नहीं। हमारे भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में यदि योग, हम लोग योगा नहीं कहते हैं और आपसे भी अपील कहते हैं, योगा मत कहिए, योग ही कहिए। योगा सिर्फ एक्सरसाइज होता है। योग एक्सरसाइज निहित करके मन और शरीर, आत्मा और शरीर दोनों को चित्त शांत करने का एक बृहद माध्यम है। इसलिए योग के आदि स्रोत, योग के आदि गुरु और योग के परम प्रतीक की चर्चा जब भी होगी, जब भी होती है, तो याद कीजिए, हम काशीवासी या पूरी दुनिया को समझना चाहिए, सबसे पहला स्मरण आपको भगवान शिव का होना करना चाहिए। इसलिए हर हर महादेव। साथियों, वह केवल योग के उपासक नहीं हैं, वह स्वयं योग स्वरूप योगेश्वर, महायोगी और आदि योगी हैं। आप देखे होंगे साउथ में बहुत बड़े बड़े गुरु लोग आदि योगी के नाम से काम करते हैं। इस पर समस्त योग परंपराओं का उद्गम हमको शिव को ही मानना है। हिमालय की निस्तब्धता, उसमें समाधिस्थ शिव, कल्पना कीजिए, समाधिस्थ शिव संसार को यह संदेश देते हैं साथियों कि बाह्य विजय से अधिक महत्वपूर्ण है आत्म विजय। ये अमेरिका के लिए संदेश है, युद्ध लड़ने वालों के लिए संदेश है। बाह्य विजय से अच्छा है आप आत्म विजय कीजिए, इसलिए योग जरूरी है। साथियों, शिव का व्यक्तित्व, पूरे के पूरे व्यक्तित्व को देखिए कि अद्भुत विरोधाभास का समन्वय है। वे संहारक भी हैं और सृजन के आधार भी। वे गृहस्थ भी हैं, मां पार्वती, और परम विरक्त सन्यासी भी। वे कैलाश पर समाधिस्थ भी हैं, योगी हैं। तो लोक मंगल के लिए विषपान करने वाले करुणामूर्ति भी। यही संतुलन योग का सर्वस्वरूप है। ये जानना सबको जरूरी है, खास करके समस्त भारतीयों को। इसीलिए ध्याय नित्यम महेशम रजतगिरि निभम चारु चंद्रावत्सम रत्नाकल्पोज्ज्वलांग परशु मृगवराभृत हस्तम प्रसन्नम। इस श्लोक को समझिए। मनुष्य को सदैव महेश्वर यानी शिव का ध्यान करना चाहिए, जो हिमालय के समान धवल, मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए, तेजस्वी, करुणामय और प्रसन्नचित्त हैं। साथियों, यह श्लोक है जो शिव के वही अद्भुत संगम को दर्शाता है। और क्यों आदि गुरु हैं? क्योंकि योगिनाम गुरुराध्यक्षम योगिनाम परिवव्यहम शिवो योगेश्वरो देव सर्व योग प्रवर्तकः। शिव योगियों के आदि गुरु, योगियों के स्वामी
तथा समस्त योग परंपराओं के प्रवर्तक हैं। इसीलिए वो शिव की उस समाधि का स्वरूप को आप ध्यान दीजिए तो पूर्ण एकत्व का प्रतीक वो दिखाई पड़ता है। इसीलिए हम लोग चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम ये श्लोक, ये वाचन करते हैं। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, आपने सुना होगा। यह उद्घोष केवल दार्शनिक वाक्य नहीं है, आध्यात्मिक धार्मिक नहीं है, बल्कि योग की अंतिम अनुभूति है, जहाँ साधक स्वयं को शुद्ध चेतना के रूप में अनुभव करता है। इसीलिए शिव त्याग और लोकमंगल के योगी हैं। नमः शिवाय शांताय कारणत यह त्व निवेदयामि चात्मान त्वम गति परमेश्वर। शिव का योग केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं है साथियों, बल्कि लोक मंगल की साधना भी है। इसलिए वर्ल्ड, पूरी दुनिया जब अंतर्राष्ट्रीय योग हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों से मना रही है, तो इस लोक मंगल की साधना को पूरी दुनिया को समझना और समझाना होगा। इसीलिए आज के युग में ये बेहद प्रासंगिक है। इसीलिए मुझे लगा कि मैं शिक्षक के नाते इस पर थोड़ा आपके सामने थोड़ा व्याख्यान भी कर दूं। आप जानते हैं साथियों, आज का मनुष्य, हम सभी तनाव, उपभोक्तावाद, प्रतिस्पर्धा और मानसिक अशांति से घिरा हुआ है। ऐसे समय में आज के योग और हमारे शिव का संदेश क्या है? भोग में संयम। हम अर्थशास्त्र जब पढ़ाते हैं तो जेके मेहता जी का वांटलेसनेस इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हंसते हैं। प्राचीन अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग उससे मुंह कन्नी काटते हैं। लेकिन वो सिखाता है कि भोग में संयम अगर हो तो हार्मोज संकट से बचा जा सकता है, और कोविड काल में हमने बचकर दिखाया उससे बचा सकता है। ये भारतीय अर्थशास्त्र का एक सबसे बड़ा योग सूत्र है, भोग में संयम। और शक्ति में विनम्रता। शक्तिशाली बनिए। आपने ट्रंप का आप सुन सकते हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि सबसे शक्तिशाली 2 नेताओं में मोदी जी भी हैं, लेकिन स्वयं वो विनम्र नहीं हम ट्रंप साहब, इसलिए वो वार कर रहे हैं। यानी सांकेतिक रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री सर्वशक्तिशाली हैं। शक्ति में विनम्रता हमें भी सीखना चाहिए। अगर हम शक्तिशाली हैं, किसी पद के साथ हैं, पैसे के साथ हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, तो हमें विनम्र रहना चाहिए। ज्ञान में करुणता। अगर हम ज्ञानी भी हैं ना, तो हमको रावण नहीं बनना है। अगर हम ज्ञानी हैं तो हमें राम बनना है। विनम्रता ये योग सिखाता है। संपन्नता में वैराग्य। संपन्न है लेकिन संपन्नता का दिखावा नहीं होना चाहिए। चारों तरफ आप दिखावा में देखिए कितनी सारी कठिनाइयाँ हो रही हैं, कितने सारे हिंसा, कितने सारे व्यभिचार पनप रहे हैं। संपन्नता में वैराग्य योग है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, सफलता में आत्मनियंत्रण। अगर हम सफल हो गए तो सफलता का घोड़े को नियंत्रित करना हमारा काम है, तब जाके हम समाज का कल्याण कर पाएंगे। साथियों, यही योग का सार है। इसीलिए हम भगवान शिव की नगरी में उस महादेव को नमन करते हैं, क्योंकि शिव से बड़ा कोई योगी नहीं है। क्योंकि शिव स्वयं योग है, समाधि है और अनंत चेतना के शाश्वत प्रकाश हैं। इसीलिए आज जो योग दिवस का थीम है वो महत्वपूर्ण है साथियों। आप जानते हैं कि इस वर्ष का योग का दिवस का जो थीम है वो सांस्कृतिक या स्वास्थ्य कार्यक्रम कोई नहीं रह गया, बल्कि एक मानवता के लिए स्वस्थ जीवन शैली का वैश्विक आंदोलन बन गया। इसलिए दुनिया इसको स्वीकार कर रही है। आयुष मंत्रालय ने सबसे बड़ा करीब 4.5 लाख सत्यापित दर्शकों की भागीदारी कराकर यूट्यूब चैनल में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया। विश्व के 210 से अधिक देशों में लगभग 2500 स्थानों पर योग के कार्यक्रम आज आयोजित हुए हैं अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार। और भारत के 210 से अधिक विदेशी मिशनों तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों ने योग कार्यक्रमों का संचालन किया है अभी तक।
नेपाल, चीन, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका तथा एशिया के अनेक देशों में लाखों लोगों ने आज सामूहिक योगाभ्यास किया दिख रहा है। और भारत में 13 लाख से अधिक आयोजनों के माध्यम से करोड़ों नागरिकों ने आज योग दिवस को मनाया है, जिसका नेतृत्व हमारे परम आदरणीय काशी के सांसद, हमारे अपने सांसद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित हुआ, जिसको सभी ने देखा। इसीलिए वृद्धावस्था का जो थीम है वो केवल आयु बढ़ाने का नाम वृद्धावस्था नहीं है, बल्कि वास्तविक चुनौती साथियों यह है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम वर्षों में, यानी जो वृद्ध हो, रिटायर्ड हो जाए या जीवन का अंतिम समय चल रहा है, तो व्यक्ति अंतिम वर्षों में कितना स्वस्थ, सक्रिय और आत्मनिर्भर बने, क्योंकि ये चुनौती है। अस्पताल में मैं रोज़ जा रहा हूँ, आजकल देख रहा हूँ भाई बुजुर्गों को, हालत ठीक नहीं है। कई बुजुर्गों को मैं अवसाद की दृष्टि से देख रहा हूँ, अवसादग्रस्त होकर। कई बुजुर्गों को अकेलापन का शिकार देख रहा हूँ। कई बुजुर्गों को रोते हुए मैंने अपने आंखों से देखा है, मेरे कंधों पर अपने सर को रख कर रोते हुए मैंने अनुभव किया कि वृद्धावस्था कितनी चुनौती है। इसलिए स्वस्थ रहना जरूरी है। बढ़ती आयु के साथ सर, आप डॉक्टर से पूछिए तो मधुमेह, शुगर, उच्च रक्तचाप, ब्रेन स्ट्रोक हो जा रहा है कई लोगों को। स्थिति बहुत ठीक नहीं है। गर्मी में तो और अधिक परेशानी है। हृदय रोग, गठिया, स्मृति का ह्रास हो रहा है, डिमेंशिया तथा अन्य गैर संचारी रोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इतना अधिक स्वास्थ्य प्रणाली पर इसका दबाव बढ़ रहा है कि इलाज करना और कराना मुश्किल हो रहा है। इसलिए केवल जीवन काल यानी लाइफ स्पैन बढ़ाना पर्याप्त नहीं कि हम अधिक समय तक जीवित हैं, बल्कि स्वस्थ जीवन काल, हेल्थ स्पैन बढ़ाना आवश्यक है। इसीलिए ये सारी बातें मुझे करनी पड़ रही है। और आर्थिक चुनौती भी, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ साथियों। वृद्ध जनसंख्या बढ़ने से कार्यशील आयु वर्ग का अनुपात घटता है, पूरे देश में घटता है, पूरी इकॉनमी में घटता है, परिवार में घटता है। इससे पेंशन, स्वास्थ्य व्यय तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर बहुत दबाव भी बढ़ता है। अनेक देशों में साथियों श्रम शक्ति की कमी भी आज गंभीर समस्या बनी हुई है। बहुत से जगह एजिंग हो रहा है, तो वहाँ पर श्रम शक्ति कम हो रही है। पूरी दुनिया में जापान इसी वजह से पिछड़ रहा है, यूरोप इसी वजह से आने वाले समय पिछड़ेगा। भारत चूँकि अभी सबसे युवा देश है, इसलिए बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। लेकिन भारत अगर इस योजना से काम करे कि वृद्धों को अधिक समय तक कार्यशील बनाए रखेंगे, तो भारत शायद इस चीज़ों से, चुनौतियों का स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता हुआ देश होगा। ये सामाजिक चुनौतियाँ हैं साथियों। एकल परिवारों की बढ़ती प्रवृत्ति, आप जानते हैं परिवार टूट रहे हैं आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, पर्यावरण के कारणों से, स्वार्थ कारणों से परिवार टूट रहे हैं। एकल परिवारों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति तथा शहरीकरण के कारण जो वृद्ध लोग हैं, जो वरिष्ठ नागरिकों में अकेलेपन और सामाजिक अलगाव की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसीलिए हम लोग, आप देखते हो कि मैं मगध भवन या गांव या कुछ दिखाता हूं, तो ये कुटुंब भावनाओं से दिखाता हूं कि भाई कुटुंब के साथ रहने से जीवन की शैली बनी रहेगी। जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, सक्रियता ही जीवन है। इसलिए वृद्धों के अनुकूल आवास, अनुकूल माहौल, अनुकूल परिवहन और सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता अब धीरे धीरे बढ़ेगी। सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये एक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक चुनौती है साथियों। उम्र बढ़ने के साथ लोगों में निरर्थकता की भावना, मैं किसी काम का नहीं हूँ, ऐसी भावना एक खतरनाक है। मैं अभी गाँव गया था, मेरे चाचा 76-77 प्लस के हैं, पूरी जॉइंट परिवार के खेती को चला रहे हैं। हम लोग इसीलिए हमें जाना पड़ा और उस योग भाव से अपने परिवार को एकजुट करने के लिए खेती चलाने वाले को प्रणाम है। देश को सीखना चाहिए। हमारे 85-84 वर्षीय चाचा ब्रिगेडियर साहब जुटे हुए थे। उन्होंने अपने 65 और 71 के युद्ध काल की जो वीरता सुनाई, तो लगा कि ऐसे वृद्ध होने चाहिए। परिवार में हमारे हैं, हमारे चाचा वीरेंद्र चाचा
स्टेट बैंक से रिटायर्ड होने के बाद 75-76 वर्ष के होने के बाद भी आज सक्रिय हैं, परिवार का कुशल संचालन कर रहे हैं, एक्टिव हैं। तो यह एक संकेत है कि निरर्थकता की भावना नहीं होनी चाहिए। अवसाद और सामाजिक उपेक्षा की समस्या उत्पन्न हो रही है बहुत ज़्यादा। इसीलिए हम सक्रियता का निशानी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते रहते हैं। समाज में ऐसी व्यवस्था बनानी होगी साथियों, जिसमें वरिष्ठ या वृद्ध नागरिक सम्मान, गरिमा और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकें। आज का योग जो थीम है ना, ये बहुत बड़े दायरे की थीम है। इसीलिए स्वस्थ वृद्धावस्था में योग की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि यह केवल व्यायाम नहीं है, यह शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का विज्ञान है। यह वृद्धावस्था की लगभग सभी चुनौतियों का समाधान एक साथ प्रस्तुत करती है। इसको करके देखिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री योगी हैं। योग बल पर 18 घंटे काम करने वाला वो महायोगी 150 करोड़ देश के नागरिकों का नेतृत्व कर रहा है। अब देख लीजिए, हम तो सामने साक्षात आपको प्रस्तुत कर रहे हैं उदाहरण। क्या होता है योग से, यह हमें बताने की जरूरत नहीं इस लाइव लेक्चर में। शरीर लचीलापन होता है, गतिशील होता है, संतुलन बढ़ता है, मानसिक स्वास्थ्य सुदृढ़ रहता है, जीवन शैली जनित रोगों पर हम नियंत्रण कर पाते हैं, आत्मनिर्भरता की गुणवत्ता को हम बढ़ाते हैं। लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से स्वास्थ्य का अर्थ, ध्यान से सुनिए, यह न केवल भारतीय बल्कि मैं इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के रूप में जब पढ़ाता हूं अपने विद्यार्थियों को, तो स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोग मुक्त होना नहीं है, बल्कि समदोष समानिश्च। आयुर्वेदिक अवधारणा के अनुसार शरीर, मन और आत्मा का संतुलन होना जरूरी है। योग इसी समग्र स्वास्थ्य दृष्टि का व्यवहारिक स्वरूप है साथियों। इसीलिए आज की थीम महत्वपूर्ण है साथियों। हमने कहा कि पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष लगभग 5.8 करोड़ लोग 5.8 करोड़ लोग वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में प्रवेश कर रहे हैं। दुनिया बदल रही है और संयुक्त राष्ट्र का अनुमान अगर माने तो वर्तमान में विश्व के प्रत्येक 9 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो गया है, और यह 2050 तक यह अनुपात बढ़कर प्रत्येक 5 में से हर 5वां व्यक्ति वृद्ध हो रहेगा, 60 वर्ष अधिक रहेगा। इसीलिए वृद्धावस्था केवल व्यक्तिगत हमारा विषय नहीं है, भारत का विषय नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और नीतिगत विमर्श का बहुत बड़ा केंद्रीय विषय बन चुका है। और यह भी आप तय मानिए, मैं आपको अभी बोल रहा हूं, संदेश दे रहा हूं कि वृद्धावस्था को संकट मत मानिए, दीर्घायु लाभांश का अवसर मानिए। लॉन्गेविटी डिविडेंड, हम लोग अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूथ मानते हैं ना। आइए संकल्पित होते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होंगे, वृद्ध होंगे, लॉन्गेविटी डिविडेंड यानी हमारे दीर्घायु का लाभांश यह देश ले सके, हमारे अनुभव का लाभांश यह समाज ले सके, परिवार ले सके। इसलिए हम इसको दीर्घायु लाभांश का नाम देते हैं, लॉन्गेविटी डिविडेंड। भारत में इसकी ज़रूरत है। यानी दीर्घायु लाभांश या लॉन्गेविटी डिविडेंड का अर्थ है, यदि समाज स्वस्थ हो, पोषण, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा में समय रहते हम निवेश करें, तो वरिष्ठ नागरिकों को केवल आश्रित नहीं रहने का अवसर नहीं देंगे, बल्कि हम सारे वरिष्ठ नागरिक आर्थिक विकास, सामाजिक सेवा, ज्ञान का हस्तांतरण, नॉलेज ट्रांसफर तथा सामुदायिक नेतृत्व में सारे वरिष्ठ, जिसको कि एक से एक घरों में पड़े हुए हैं, एक से एक हमारे समाज में पड़े हुए हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान ले सकते हैं। आखिर देश में प्रधानमंत्री योगी का अनुभव का लाभ देश कोरोना काल में ले रहा है और संकट काल में ले रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी संकट काल में बहुत तेज़ी से नेतृत्व करते हैं, बहुत कुशल नेतृत्व करते हैं। उन्होंने गुजरात में करके दिखाया, अनुभव है।
इसलिए यह लॉन्गेविटी डिविडेंड, दीर्घायु लाभांश के रूप में देखिए। अनुभव, हमसे अनुभवी, हमसे 20 साल 30 साल के युवक नहीं होंगे, तेज होंगे, स्किल्ड होंगे, नॉलेजेबल होंगे। अनुभव कहाँ से लाओगे बेटा? अनुभव, ज्ञान, सामाजिक पूंजी और सांस्कृतिक विरासत के संवाहक के रूप में वरिष्ठ नागरिक राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति हैं साथियों। हर लोगों के लिए यह बहुत बड़ा संदेश है। इसीलिए वृद्धावस्था जो इस बार की थीम है, समस्या नहीं है। वो मूर्ख है वृद्ध, वो मूर्ख है एजेड व्यक्ति जो अपने आप को असहाय मानता है। उसको तो अनंत आनंद के संयम में जीना चाहिए और अवसर के रूप में देखना चाहिए। इसलिए मैं सोचा हूँ कि उन सारे बुजुर्गों को प्रणाम करके उनको कहूँ कि हम सभी लोग लॉन्गेविटी डिविडेंड के आने वाले समय में एक बहुत बड़ा स्रोत हो जाएंगे। इसलिए छोटे छोटे जो दर्द मांसपेशियों के, जोड़ों के, हमारे भाभी जी कुछ दिन पहले मुझे टोके कि तोंद थोड़ा बड़ा, मैं दौड़ने लगा, तोंद कम हो गया। आम खा रहा था, तोंद बढ़ गया। प्राकृतिक है, व्यवहारिक बातों को माना, दौड़ने लगा, कम हो गया। तो किसी की बात छोटा हो बड़ा हो, मेल हो फीमेल हो, किसी जात का, अच्छी बात तो हम किसी से भी सीखने के लिए तत्पर हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है। इसलिए मांसपेशियों, जोड़ों का लचीलापन बनाए रखना है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत योग कर लेने से गठिया, कमर दर्द आदि में कमी हो जाती है। मानसिक भावनात्मक स्वास्थ्य सुधर जाता है। जीवन शैली में जो रोग, जो ऐसे छोटे मोटे रोग हैं वो खत्म हो जाते हैं और हम गरिमापूर्ण जीवन, आत्मनिर्भर बन के अपना सारा काम स्वयं कर सकते हैं। इसलिए भारत में 2050 तक साथियों 60 वर्ष की आयु के लोगों की संख्या अब लगभग 40 करोड़ हो जाएगी इस जनगणना के बाद। 40 करोड़, और हमारी पूरी जनगणना लगभग 150 करोड़ पार कर जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। इसलिए अब भारत में बहुत बड़ी समस्या होगी कि कई विशेषज्ञ इसे कहते हैं अंग्रेजी में गेटिंग ओल्ड बिफोर गेटिंग रिच, अर्थात समृद्ध होने से पहले बूढ़ा हो जाना। इसलिए बहुत सारे नौजवान जो काम करने के जुनून में हैं वो समय से पहले बूढ़ा हो जा रहे हैं। आप समृद्धि के रास्ते पर, जुनून के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका शरीर एजिंग हो जा रहा है। बहुत से नौजवानों के बाल पके हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मेरे देख लीजिए। बहुत से नौजवानों के शरीर पर झुर्री पड़ रही है, मेरे देख लीजिए। मैं समृद्ध नहीं हूँ, पैसा पद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। आनंद हूँ, पीछे हमारा भाई है, उस दिशा पर चलता हूँ, आनंद की पराकाष्ठा में जीता हूँ। इसलिए गेटिंग ओल्ड बिफोर गेटिंग रिच, ये जो युवाओं का ये थीम हो गया है ना, वो समय से पहले उनको बूढ़ा बना रहा है, उससे बचना चाहिए। ये चुनौतियां हैं साथियों। आर्थिक असुरक्षा का समय तो है। आप देखिए बिहार की घटना, आप देखिए कॉकरोच जैसे पार्टियों का उदय। हम ये सब देखो कि हम बहुत दिनों से त्रस्त हैं, दुखी है मन। युवाओं को सही रास्ते पर कैसे चलाया जाए। कोई भी युवा हाथ में पिस्तौल लेकर क्रांतिकारी आज के इस समाज में, आज के इस लोकतांत्रिक समाज में बंदूक के बल पर आप शासन को चलाने का हिदायत देंगे तो अच्छी बात तो नहीं। ये भटके हुए युवा हैं। नेतृत्व करने के लिए उनके हाथ में कलम होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, बंदूक नहीं। ये भटके हुए लोग हैं। समस्याओं का समाधान वार्ता से कीजिए, कर्म से कीजिए, स्किल से कीजिए, हिंसा से नहीं। लेकिन ये आर्थिक असुरक्षा, आज नीट एग्जाम हो रहा है, भीषण गर्मी में चिंतित थे, क्यों लीक हुआ, क्यों करप्शन हुआ, क्यों भ्रष्टाचार हुआ। मन में मेरा भी दुखी था। जो भी कर रहा है उसको सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन ये पारदर्शी सिस्टम कैसे बने, इस पर बात होनी चाहिए। आर्थिक असुरक्षा, इसलिए अशांति होने से पहले शांति का रास्ता ढूंढिए। साथियों, सामाजिक अलगाव से बचिए। कुटुंब प्रबोधन सबसे बड़ा एक तरह से उपहार है। संयुक्त परिवार का जो विघटन है ना, उसको फिर से किसी तरह जोड़िए। जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है उसको तोड़िए और अकेलेपन और मानसिक अवसादों की बढ़ती समस्या से मुक्ति पाइए।
इसीलिए यह विषय बहुत महत्वपूर्ण था। मैंने सोचा कि थोड़ा इस पर बात किया जाए। साथियों, हमें अब आज से ये सोचना होगा, जन्म से ही स्वास्थ्य में हम निवेश कैसे करें। हम खुद लापरवाह हैं, हमारे भाई साहब भी लापरवाह थे, हमारा परिवार लापरवाह है, लेकिन हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को लापरवाह नहीं होने दे रहे हैं। मुझे गर्व है कि वो सब सतर्क हैं। जन्म से ही स्वास्थ्य में निवेश कैसे हो, आयु अनुकूल शहरों में समुदाय का निर्माण कैसे हो जहां न्यूक्लियर फैमिली हो, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार कैसे हो, वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा कैसे हो, और पीढ़ियों के बीच सहयोग और संवाद कैसे बढ़े। आप देखे होंगे कि मैंने चाचा के साथ वार्तालाप का वीडियो डाला है। पीढ़ियों, 4 पीढ़ी एक साथ सुन रही थी, चाचा सुना रहे थे, हम सुन रहे थे। इसीलिए वृद्धावस्था का जो संकट है उसको चुनौती मानते हुए आज के योग दिवस के थीम को समझिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि दीर्घायु को लाभांश मानकर स्वस्थ जीवन जीने के लिए कृत संकल्प हो जाइए। इसे संकट मत मानिए, इसे अवसर मानिए। इसीलिए योगा फॉर हेल्दी एजिंग जो थीम है, इससे थोड़े बहुत शरीर का जो मानसिक और शारीरिक चिंता है वो दूर हो सकता है। भारत में आने वाले समय में ये चुनौती बनने जा रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसलिए हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें अगर देखा जाए तो हम लोगों ने कैसे बांटा था, देखिए 4 आश्रमों में बांटा था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये उद्देश्य को बताता था। ये आधुनिक युग के लिए प्रेरणा है, ये परंपरागत या ये कोई जो कहते हैं आउटडेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। वानप्रस्थ क्या है? वानप्रस्थ आश्रम जीवन का वह चरण है जब व्यक्ति व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर समाज, परिवार और आध्यात्मिक उन्नति को अग्रसर हो जाता है। जैसे हम लोग वानप्रस्थ के योग्य हो गए, एक एज हो गया, प्रोफेसर है, हेड है, सेवा कर रहे हैं। इसलिए आज इसका संदर्भ क्या है? हम युवाओं का मार्गदर्शन कर सकते हैं, मुझे ऐसा दायित्व मिल जाए। हम सामाजिक सेवा कर रहे हैं, कर सकते हैं, परिवार की सेवा कर सकते हैं, हमें वही करना चाहिए। हमें युवाओं का अवसर नहीं छीनना चाहिए। हम सामुदायिक नेतृत्व कर सकते हैं, हमारे अनुभवों का लाभ सुनिए और हमको बोलने दीजिए। हम स्वयंसेवी कार्य कर सकते हैं, जो हम करते रहते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। खड़गे, प्रियंक खड़गे राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर प्रश्न चिन्ह लगा के कितनी बड़ी मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं कि स्वयंसेवक अपने आप में एक समूह है, ऐसा है जिसका रजिस्ट्रेशन क्या करोगे? ये तो हमारी परंपराओं और बीज में है। बीज का रजिस्ट्रेशन करोगे तो फल कहाँ से खाओगे? मूर्खतापूर्ण बातें क्यों करते हो? हम स्वयंसेवी कार्य करते हैं, अनुभव आधारित परामर्श हमसे लीजिए। ये एक्टिव एजिंग, सक्रिय वृद्धावस्था से मेल खाता है। आप साथियों, हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में चरक संहिता और उपनिषद स्वास्थ्य जीवन के लिए संयमित आहार, नियमित दिनचर्या, योग जो आज दिवस है, ध्यान और प्राणायाम पर बल देते थे। उनके अनुसार स्वास्थ्य केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाना ही असली योग है। इसलिए आज के दिवस का बहुत ही बड़ा साथियों महत्व है, इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा। वेद, पुराण, मानस क्या कहा जाता था हमारे, हम लोग किससे गौरवान्वित होते हैं? जीवेम शरदा शतम, हम 100 वर्षों तक स्वस्थ एवं सम्मानजनक जीवन जिए। ये तो हमारे आशीर्वाद की परंपरा है। हमारे वैदिक दृष्टिकोण में वृद्धावस्था केवल लंबी आयु नहीं है, बल्कि अनुभव, विवेक, सामाजिक उत्तरदायित्व का काल है। वृद्ध व्यक्ति परिवार और समाज के मार्गदर्शक माने जाते हैं। समय के साथ हम बौने हो गए हैं, अदरवाइज हम तो विराट वृद्ध वाले देश थे जिसमें वृद्धों का सम्मान होता था। पुनः जागरण होना चाहिए। इसलिए वृद्धावस्था को अवसर मानिए। उपनिषद जीवन के अंतिम चरणों को आत्मबोध और आध्यात्मिक जागरण का काल मानते हैं साथियों। बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषदों में वृद्धावस्था को सांसारिक आसक्ति से ऊपर उठकर आत्मा और ब्रह्म के संबंध को समझाने का अवधारणा बताया गया है।
पुराणों में इसका उल्लेख है, रामायण में इसका उल्लेख है। रामायण में वृद्धजनों का सम्मान सामाजिक व्यवस्था का आधार था। साथियों, आपको उदाहरण दे देते हैं। महाराज दशरथ वृद्ध राजा हैं जिनकी आज्ञा का पालन श्री राम करते थे। गुरु वशिष्ठ राज्य के नैतिक मार्गदर्शक रहे हैं, वृद्ध थे, उसी से चला राज्य। माता पिता की सेवा और आज्ञा पालन को सर्वोच्च धर्म माना गया। और आज संयोग से तीसरा रविवार को दुनिया पिता दिवस भी मनाती है, फादर्स डे भी मनाती है। ऐसे में आज संजोग नहीं है, एक बहुत बड़ा वरदान के स्वरूप है कि पिता को भी याद कीजिए, तो पिता को भी तेजस्वी पिता के रूप में, दशरथ के रूप में याद कीजिए, गुरु वशिष्ठ के रूप में याद कीजिए। तो माता पिता की सेवा और आज्ञा पालन को सर्वोच्च धर्म माना गया हमारे रामायण में। साथियों, तुलसीदास जी स्वयं 80 वर्ष की उम्र में रामचरितमानस की रचना करते हैं। कितना बड़ा ज्ञान का सागर है, सीखना है। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। सक्रिय वृद्ध 120-125 साल तक जिए। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, इस सब में वृद्धावस्था की महिमा उन्होंने बताया। तनु जरठ जर्जर भइयो लोचन नीर बहाय। शरीर वृद्ध और दुर्बल हो गया है, नेत्रों की शक्ति क्षीण हो रही है। ये विनय पत्रिका में प्रभु से कहते हैं कि मुझे स्वस्थ कीजिए। और बड़े भाग मानुष तन पायो सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा का मतलब है कि मनुष्य बने हैं तो ये हमारा शरीर हमारी पूंजी है, राष्ट्र की पूंजी है, दुर्लभ है। और इसका अंतिम उद्देश्य आत्मिक उन्नति होनी चाहिए। इसलिए माता पिता, गुरु वशिष्ठ, ऋषि मुनियों, वरिष्ठ जनों का श्री राम ने हमेशा सम्मान किया। ऐसा सीख हम लोगों ने देखा है। अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन करने से नहीं, राम के आचरण को कैसे हम उतारे, ये भी आज बात करनी चाहिए। माता पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तुलसी लिखते हैं, माता पिता गुरु श्रेष्ठ जनों की वाणी को शुभ मानकर उसका सम्मान करो। राजा दशरथ, हमने कहा कितना बड़ा संदेश है हमारे देश में है। इसीलिए अगर आज के युग में देखा जाए तो अनुभव की पूंजी है वृद्धावस्था, नैतिक मार्गदर्शन का रास्ता है और आत्मिक उत्कर्ष का विषय है। महाभारत में भीष्म पितामह को देखिए, सरसैया पर लेटे हुए भीष्म राज्य, नीति, धर्म, अर्थ और समाज पर युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं। शांति पर्व और अनुशासन पर्व ज्ञान का विशाल भंडार है। विदुर को देखिए, विदुर नीति में वृद्ध अनुभव और नैतिक विवेक का अद्भुत समन्वय दिखाई पड़ेगा। कौटिल्य को देखिए, कौटिल्य ने तो वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान देने की बात राजा से कही है, कर्तव्य बताया है। कहा है कि अनाथों, विधवाओं, रोगियों और वृद्धजनों की सुरक्षा और आजीविका की सुनिश्चित करना राजा का परम धर्म है, कर्तव्य है। राजा का राज्य केवल राजस्व का संग्रह करता नहीं है बल्कि कल्याणकारी संरक्षक मानते थे। इसलिए अर्थशास्त्र में कौटिल्य के वृद्धजनों यानी वृद्ध माता पिता, गुरुजन और वरिष्ठ नागरिकों को समाज और राज्य की महत्वपूर्ण संपत्ति माना गया है, संपत्ति, और उसके पालन पोषण का दायित्व राज्य को दिया गया है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अर्थशास्त्र पर भी बहुत सारे कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर भी काम होना चाहिए। मातरम पितरम भार्याम पुत्रान वन बिभर्ति दंडय स्यात्। जो व्यक्ति अपनी माता पिता, पत्नी अथवा संतान का भरण पोषण नहीं करता वह दंड का भागी है। देखिए आजकल सुप्रीम कोर्ट इस तरह की व्यवस्था भी दे रहा है, यह कौटिल्य है। इसीलिए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 जो आया है इस देश में, वो इससे मेल खाता है। साथियों, मैं बार बार कह रहा हूं कि राज्य का कल्याणकारी होना बेहद आवश्यक है। वृद्धों का अनुभव शासन के लिए आवश्यक है।
इसलिए युवा नेताओं को वृद्ध नेताओं का अपमान नहीं करना चाहिए, या युवा शिक्षकों का वृद्ध शिक्षकों का अपमान नहीं करना चाहिए। वृद्ध अनुभवी, शीलवान और दूरदर्शी सदैव रहे हैं, होते रहेंगे। इसे इंस्टीट्यूशनल मेमोरी या नॉलेज कैपिटल हम कह सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक समाज की सामाजिक पूंजी है, सोशल कैपिटल है। इनके अनुभव से आज की नई पीढ़ी और सारी संस्थाएं निश्चित रूप से लाभान्वित हो सकती हैं। यह आज का बहुत बड़ा संदेश है। इसको मानिए, इसको समझिए, इसको गुनिए। इसलिए चलते चलते मैं बता सकता हूँ, योग दिवस पर मुझे यही बोलना था, वृद्धजन समाज की समस्या नहीं है, बल्कि उसकी संचित बुद्धि, अनुभव और सामाजिक स्थिरता का आधार है। इसलिए इसे एक्टिव एजिंग, हेल्दी एजिंग और लॉन्गेविटी डिविडेंड की अवधारणा के साथ आज का योग इसे जोड़ता है। इसीलिए मुझे इस पर ये सब बातें करने के लिए आपके सामने आना पड़ा, और इसलिए भी आना पड़ा कि वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि होगी ही होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, लॉन्गेविटी बढ़ेगी। इसीलिए स्वास्थ्य पर व्यय निश्चित वृद्धि होने वाली है। ये सब बातों को ध्यान दीजिए। इसलिए हेल्दी लॉन्गेविटी, एक्टिव एजिंग, इंटरजनरेशनल हार्मनी, अंतर पीढ़ी का समन्वय, सोशल प्रोटेक्शन यानी सामाजिक सुरक्षा, और स्पिरिचुअल वेलबींग यानी आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखना एक समय ज़रूरत है। और आज के 21वीं सदी का यह भारत, यह विश्व को इसे समझना होगा और इसे उपलब्धि के रूप में दुनिया को बताना होगा। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी चुनौतीपूर्ण है। श्रमिकों की कमी हो सकती है अगर युवा कम होंगे, वृद्ध ज़्यादा होंगे, तो इसलिए एक्टिव कीजिए वृद्धों को, उनके अनुकूल उनसे काम लीजिए। मजदूरी दर बढ़ सकती है अगर युवा कम होंगे श्रम शक्ति में, तो मजदूरी दर बढ़ेगी, कम मजदूर ज़्यादा वेज मांगेंगे। उत्पादन लागत बढ़ सकती है, मजदूरी ज़्यादा होगी, लेन देनी होगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। आर्थिक प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है क्योंकि उसको लेबर प्रॉब्लम हो जाएगी। जापान हमने कहा कि प्रमुख उदाहरण है जहाँ वृद्धावस्था के कारण श्रम शक्ति की कमी हो गई है और वहाँ रोबोटिक से काम करना पड़ रहा है। आर्थिक विकास की गति पर प्रभाव पड़ता है, आर्थिक विकास धीमी पड़ सकती है, निवेश कम हो सकता है, उत्पादन वृद्धि प्रभावित हो सकती है। ये सीखना पड़ेगा भारत को। इसलिए आज से भारत को विकसित भारत 2047 तक हम वृद्धों की भी चिंता करके योजना बना लेनी चाहिए, क्योंकि नगरीकरण बढ़ना है, माइग्रेशन बढ़ना है, न्यूक्लियर फैमिली बढ़ना है, जीवन शैली बदलना है। कोविड-19 महामारी ने ये सारे चीज़ों को उजागर किया था, याद कीजिए। अवसाद, चिंता, मानसिक तनाव, स्मृति की क्षीणता, डिमेंशिया बढ़ती जा रही है। इसलिए वृद्धों के साथ बैठ के बातचीत कीजिए। इसको हम लोग साइलेंट एपिडेमिक ऑफ लोनलीनेस कह सकते हैं। आप अगर छोड़ देंगे तो लोनली फील करेंगे और वो अवसाद में चले जाएंगे। साथियों, आज भारत में हमारी औसत या आयु लगभग 68-70 साल पहुंचने जा रही है। 67% से अधिक वृद्ध आज ग्रामीण भारत में रहते हैं। 70% वृद्ध किसी न किसी रूप में आर्थिक रूप से दूसरे पर निर्भर हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 71% वृद्ध पूर्णतः आर्थिक रूप से भारत में आश्रित हैं। वृद्ध महिलाओं का अनुपात पुरुषों से अधिक है और यह स्थिति बताती है कि भारत में वृद्धावस्था केवल स्वास्थ्य का नहीं बल्कि गरीबी, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय का भी प्रश्न है। ये सारे उभरते हुए खतरे हैं, चुनौतियां हैं। और जलवायु परिवर्तन, आज देखिए इतनी बड़ी गर्मी कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ और ज़बरदस्ती कार लेकर निकलने का कोई मतलब नहीं है। छुट्टियाँ चल रही हैं, जितना हो सके सक्रिय हूँ, लेकिन हीट वेव, संक्रामक रोग, प्राकृतिक आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित होगा तो वो वृद्ध होंगे। महामारी का जोखिम बढ़ेगा। इसलिए हम सारे नागरिक अगर शिक्षित हों, स्वस्थ हों, अगर आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें तो एक बहुत बड़ा अनुभव, ज्ञान, परामर्श
स्वयं सेवा और सामुदायिक नेतृत्व का देश भारत बन सकता है। और ऐसे में योग एक सबसे बड़ा दिवस है, योग एक सबसे बड़ा देन है, आयुर्वेद एक सबसे बड़ा दिवस है, ये विषय है, सबसे बड़ा क्षेत्र है। प्राणायाम करना सबसे बड़ा व्यवहारिक समस्या का निदान है और निवारक स्वास्थ्य सेवाओं का होना जरूरी है। इसको प्राथमिक देना चाहिए। और बार बार मैं कह रहा हूँ, अंतर पीढ़ी का संवाद जरूरी है। दो पीढ़ियों को बात कर, अगर फादर्स डे मना रहे हो बच्चों देश भर के, तो फादर्स के साथ बात करो, उनकी बात को समझो। और अंतिम समय कि आज 21वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं में से वृद्धावस्था एक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये केवल स्वास्थ्य और पेंशन का प्रश्न नहीं है, बल्कि विकास, सामाजिक न्याय, आर्थिक स्थिरता और मानवीय गरिमा का विषय है। हम इसको मानवीय पूंजी कैसे बनाएं, हम इसको दीर्घायु लाभांश में कैसे परिवर्तित करें, इसके लिए हमको सही नीति बनानी चाहिए। आप सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज यूनाइटेड नेशन के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय पिता दिवस की भी सभी को शुभकामनाएं। सारे बच्चे स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, अपने माता पिता से जुड़े रहें, एक तरह से संवाद बना रहे। मजबूरी में अलग हैं, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी से वे जुड़े रहें, रोज़ जुड़े रहें, सतत जुड़े रहें, भावनात्मक भी, वैचारिक भी और अनुभवगत भी। इसी संदेश के साथ आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।